हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंट्स के इम्पोर्टेंस और अकाउंट्स के एडवांटेजेस ये आपको मैंने बताए हुए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अकाउंट्स के लिमिटेशंस, अकाउंट के बहुत सारे दूसरे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जहाँ पे अकाउंट यूज़ हो रहा है, तो वो सभी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा लेक्चर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जहाँ पे अकाउंट्स के बेनिफिट थे वहाँ पे अकाउंट्स के बहुत सारे लिमिटेशन भी हैं, पर लिमिटेशन एक्चुअली अकाउंट्स के अंदर नहीं है, लिमिटेशन हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। आंसर पे जाने से पहले मैं आपको एक जो वर्ड बोल रहा हूँ, अकाउंट्स के अंदर लिमिटेशन नहीं है, अकाउंट्स के अंदर लिमिटेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। पर जो यहाँ पे दिया हुआ है एज़ पर हमारी बुक, वो आपको मैं पहले बता दूँ। तो पहला पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंट के अंदर कभी भी नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन लिखे नहीं जाते हैं। वो तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि अकाउंट सिर्फ एक ही चीज़ से मैटर करता है, किससे? पैसों से। यानी यहाँ पर किसी भी टाइप की चैरिटी जो हम लोग ऑनेस्टी, यानी कोई भी अगर जहाँ पे पैसों की लेन देन नहीं हो रही है, इस टाइप का ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स के अंदर लिखते नहीं है। सो अकाउंट कभी भी नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता नहीं है, ये याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट आता है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी यानी क्या? जिसके अंदर ना ही कोई इंक्रीज हो ना ही डिक्रीज हो। कभी कभी अकाउंट्स के अंदर ऐसा हो भी जाता है, पर एक्चुअली ये स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी हमारे कारण ही है, यानी इंसान की, जिस बंदे को हमने अकाउंट लिखने को दिया हुआ है, जो अकाउंटेंट है, उसकी गलती के कारण ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरा फर्म है, मेरी बिजनेस है, उसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो रहा था, पर जिस अकाउंटेंट को मैंने अकाउंट लिखने को दिया था उस पर्सन ने क्या करा, कुछ गलतियाँ दे दी। यानी उसने मेरे जितना मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा था, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने 50,000 से बिज़नेस को स्टार्ट करा था, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या बोलता है वो, सर हमारे पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं। यानी ना ही वो प्रॉफिट बता रहा है ना ही लॉस बता रहा है। तो वहाँ पर भी अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाता है, मीनिंगलेस। तो हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है, यार जब मेरे स्टार्टिंग में 50,000 के अमाउंट से मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा था और एट द एंड भी अगर 50,000 ही होने वाले थे, तो मैंने अकाउंट लिखा क्यों? तो ये हमारे कंसेप्ट में आता है, पर यहाँ पे इसके लिमिटेशन के अंदर दिया हुआ, तो हम लोग इसको कैरी करके आगे बढ़ेंगे। थर्ड वन आता है हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन। कभी कभी अकाउंट्स के अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है हिस्टोरिकल, जो पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कभी गलत भी होती है। ओके, हो सकता है कि पास्ट में मैंने जिस अकाउंटेंट को बताया था उसने मुझे क्या करा हो, रेगुलर इन्फॉर्मेशन दी ना हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी ना हो, उसने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी, जैसे हमारी कंपनी को लॉस हुआ हो, पर उसने क्या करा हो, जानबूझकर कंपनी को फ़ायदे में बता दिया हो। क्लियर है? तो ऐसी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन के कारण क्या होता है, मुझे फ्यूचर में लॉस हो सकता है, क्योंकि मैंने तो क्या करा था, डिसीजन ले लिया। मैंने किसके हिसाब से डिसीजन लिया? मैंने तो ये सोचा कि भाई हमारी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, चलो हम एक काम करते हैं, दूसरी एक ब्रांच खोल देते हैं हमारी कंपनी की। पर एट द पर्टिकुलर टाइम मुझे क्या मालूम पड़ा कि भाई जिस अकाउंटेंट ने वो अकाउंट प्रिपेयर करा था उस टाइम पे प्रॉफिट नहीं, हमको तो लॉस हो रहा था। तो वहाँ पे भी अकाउंट्स का लिमिटेशन हो सकता है। एंड फोर्थ वन आता है एविडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। एविडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू के अंदर भी यही चीज़ बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा क्या होता है कि अकाउंट जो हमने लिखा है अगर वो प्रॉपर ना हो तो उसको हम लोग एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते नहीं है। यानी अगर हमको कभी कोर्ट के अंदर हमारे ऊपर किसी भी टाइप का कोई अगर केस होता है, लीगल केस होता है, तो उस टाइम पर अगर आपने प्रॉपर वे में अकाउंट नहीं लिखा होगा तो हम लोग उसको प्रॉपर वे में एविडेंस के स्वरूप में हम लोग उसको यूज़ कर सकते नहीं है। यानी शायद तक आप उसको अगर प्रेजेंट करने भी जाओ तो कोर्ट वाले आपको मना कर देंगे, भाई ये आपने जो अकाउंट लिखा हुआ ये प्रॉपर नहीं है, ये क्या है, इम्प्रॉपर है, और उसको शायद तक इलीगल भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके अलावा फिफ्थ वन दिया हुआ है यूज़ ऑफ एस्टिमेट। यूज़ ऑफ एस्टिमेट का एग्जांपल आपको मैंने पहले भी दिया होता कि शायद तक अकाउंट कभी भी एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, अकाउंट हमेशा प्रॉपर वे में लिखा जाता है। पर कभी कभी होता है ना कि अपने जैसे ही ऐसे लिख देते हैं, यार चलो ना कुछ नहीं, एक्सपेंस कितना होता है 100 रुपीज़, पर वहाँ पे अपने क्या करते हैं, चलो यार कुछ नहीं, 100 नहीं हो गया होगा, 110 120 रुपया लिख देते हैं। तो अकाउंट्स किसी भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है। अकाउंट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है हमेशा कैसी लिखी जाती है, प्रॉपर लिखी जाती है। वहाँ पे किसी भी टाइप के आपके एस्टिमेशन चलते नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपीज़ की जगह वहाँ पे 120 लिख दिया, पर आपको अकाउंट्स के अंदर हमेशा क्या लिखना पड़ता है, प्रॉपर वैल्यू। अगर आपने 100 रुपीज़ 50 पैसा एक्सपेंस करा है तो अकाउंट के अंदर आपको 100 रुपीज़ 50 पैसा ही आपको डिक्लेयर करना है। आपने कभी कभी बैंक के अंदर देखा होगा, बैंक के अंदर जब आपकी पासबुक में एंट्री कराते हैं तो पासबुक के अंदर अगर आपका 50 पैसा 75 पैसा भी है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक वाले हमको एंट्री के अंदर प्रॉपर वे में ही वो लोग क्या करते हैं, एंट्री करके देते हैं। क्लियर है? तो इससे जो अकाउंट रहता है वो क्या होता है, प्रॉपर रहता है। ओके। एंड सिक्स आता है ड्यूअल स्टैंडर्ड। कभी कभी अकाउंट्स के अंदर ड्यूअल स्टैंडर्ड सेट नहीं होते हैं। आई थिंक ये तो आपको जब आप लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में, जब आपको मैं जनरल एंट्री कराऊंगा तब आपको ये ड्यूअल स्टैंडर्ड मालूम पड़ेगा कि अकाउंट के अंदर जो अमाउंट डेबिट में आती है वही अमाउंट क्रेडिट में आती है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं, अगर आप दुकान पे गए, आप मैगी का एक पैकेट खरीद रहे हैं, 10 रुपये का मैगी का एक पैकेट है, तो वहाँ पे ड्यूअल स्टैंडर्ड कैसे होगा,
आपने 10 रुपया दिया तो सामने वाला बंदा आपको क्या करेगा, एक मैगी का पैकेट देगा, क्योंकि एक मैगी के पैकेट का भाव क्या है, 10 रुपीज़ है। पर अगर आपने 10 रुपया दिया और अगर सामने आपको 2 पैकेट दे तो 10 रुपये में, तो वो चलेगा नहीं, वहाँ पे ड्यूअल स्टैंडर्ड सेट होगा नहीं। ड्यूअल स्टैंडर्ड कब सेट होता है कि जितना आपने दिया है सामने, जितना आपका डेबिट हुआ है उतना ही आपका बैलेंस क्रेडिट में होना चाहिए। ये तो हम लोग पूरे अकाउंट के अंदर जब तक पढ़ेंगे तब तक लाइफ टाइम हम लोग ड्यूअल स्टैंडर्ड मेंशन किया करेंगे। ओके, वो जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको ज़्यादा आइडिया आने वाला है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी कि अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है, किसकी, ये बिजनेस की लैंग्वेज है। आई थिंक मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप लोग कॉमर्स के अंदर आ गए तो आप लोग क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस ही कर रहे हैं। ओके, और अकाउंट के अंदर जो भी लैंग्वेजेस आएगी टोटली बिजनेस लैंग्वेज आएगी। हम लोग किस में बात करेंगे, बिजनेस के अंदर ही बात करेंगे। प्रॉफिट, लॉस, क्रेडिट, डेबिट, ड्रॉइंग, कैपिटल, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोग क्या करेंगे, रोज के रोज यूज़ करेंगे। पर अभी वो मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, उनकी डेफिनेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में होता है, सर अकाउंट इज एन आर्ट और अ साइंस। अकाउंट क्या है, एक आर्ट है कि साइंस है? तो उसका भी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो अकाउंट आर्ट भी और साइंस भी है। हाउ, अकाउंट आर्ट क्यों है? अगर मैं एक साइंस के बंदे को अगर आज अकाउंट पढ़ाने बैठूँ तो उसको नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसको रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर ही नहीं होंगे। पर अगर एक कॉमर्स का बच्चा है, अगर कॉमर्स के बच्चे को मैं अगर स्टूडेंट को क्या करवा रहा हूँ, अगर अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं बोलूँगा, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को मैं बोलूँगा बेटा डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तो उसको मालूम पड़ेगा। यानी अकाउंट्स डायरेक्ट आप नहीं सीख सकते हो। अकाउंट को करने के लिए पहले आपके पास उसका आर्ट होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए किस तरह का अकाउंट्स बनेगा, किस तरह की एंट्री होगी, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कहाँ पर एंट्री लिखी जाती है, किस तरह पैसे को मेज़र करा जाता है, कैसे प्रॉफिट काउंट किया जाता है, कैसे लॉस को मेज़र किया जाता है। तो अकाउंट इज़ अ वन काइंड ऑफ आर्ट। ओके, अब वहीं पे साइंस कैसे है अकाउंट? तो अकाउंट, अभी का अकाउंट जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अकाउंट, वो टोटली साइंस के ऊपर डिपेंड है। कि आप कभी किसी बड़ी फॉर्म में जाओगे तो वहाँ पे पहले के टाइम पे क्या होता था, पुराने समय में लोग अकाउंट किस में लिखते थे, फुल स्केप के अंदर। आपने देखे होंगे, वो पता है ना, लाल कलर का एक फुल स्केप आया करता था, उसके अंदर लोग लिखा करते थे। अभी भी बहुत सारे व्यापारी आप लोगों ने देखे होंगे। आप आई थिंक अपने यहाँ पे बड़े बड़े मार्केटों में जाते हो कपड़े वाला के वहाँ पे, तो बड़े बड़े व्यापारी अभी भी क्या करते हैं, वो लोग साइंस का यूज़ ना करके अभी भी वो लोग वो ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं कि एक लाल कलर का एक बहुत बड़ा फुल स्केप होता है, उसके अंदर वो लोग लिखते हैं। हमारे यहाँ पे चौपड़ा पूजन होता है दिवाली के टाइम पर, उसका चौपड़ा पूजन भी किया जाता है। पर अभी का जो अकाउंट है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्या अभी आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि ERP है, टैली है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स के एंट्री करते हैं। आपको प्रॉफिट और लॉस भी बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर है? तो अकाउंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ ऐसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे हमको दिए हुए हैं। पहला उसके अंदर दिया हुआ है रिलायबिलिटी। मैं आपको बता दूँ रिलायबिलिटी क्या है। तो अकाउंट बहुत ही रिलायबल है। यानी अकाउंट रिलायबल क्यों है, मैंने आपको पहले भी, जैसे कि अभी तक आपने इतना पढ़ा उसके बाद आपको ये तो आइडिया आ गया होगा कि अकाउंट रिलायबल क्यों है। क्योंकि अगर हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को याद रखने की ज़रूरत होती नहीं है, उसको हम लोग प्रॉपर वे में स्टोर करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर हमको एज एन एविडेंस अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट करना है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का एलिगेशन आता है तो भी वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में हम लोग रिलायबल रह सकते हैं। हमको किसी प्रकार का टेंशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सेकंड पॉइंट है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मीनिंग होता है रिलेटिव। रिलेटिव इन द सेंस किसी के साथ क्या रहना, कोऑर्डिनेशन करना, यानी किसी के साथ जुड़ा हुआ रहना। तो अकाउंट ऑलवेज क्या है, किसी ना किसी के साथ रिलेवेंस होता है। हम लोग हमारे घर के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं ना, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल देता हूँ एज अ स्टूडेंट लेवल पे, कि आपके पापा एक्सपेंस कर देंगे तो आपके पापा ने बहुत सारे रिलेवेंस अकाउंट्स बनाए होंगे। जैसे कि आपके पापा ऐसा बोलते होंगे कि भाई मैं एजुकेशन के पीछे इतना खर्च करता हूँ तो एक एजुकेशन का अकाउंट्स बन गया। दूसरा हाउस होल्ड के पीछे इतना खर्च करता हूँ तो हाउस होल्ड का आ गया। थर्ड वन आएगा माना कि भाई मैं मेरे ऑफिस के एक्सपेंस के लिए कर रहा हूँ तो वो अलग अलग आ गए। तो इस टाइप के अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन किया करते हैं। तो अकाउंट आपको यही बताता है, अकाउंट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अकाउंट हमेशा अलग अलग चीज़ों के हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक दूसरा भी एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूँ, लोकल, आप लोग आई थिंक किसी दुकान पे जाते हो, माना कि मैं एक ग्रोसरी आइटम है, किराना स्टोर के वहाँ पे हम लोग सुबह जाते हैं, तो हम लोग उसके यहाँ से जब मिल्क परचेस करते हैं, दूध परचेस करते हैं, तो पता है ना वो बंदा सुबह सुबह क्या करता है, हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, पर्सन ए का अकाउंट अलग, बी का अलग, सी का अलग एंड डी का अलग। अब एट द एंड ऑफ द मंथ जब उसको पेमेंट लेना होता है तो क्या करता है, हर एक का अकाउंट क्या करता है, अलग अलग क्या करता है, बैलेंस करता है कि भाई पर्सन ए से 1000 रुपीज़ लेना है, बी से 900 लेना है, सी से मुझे 700 लेना है और डी से मुझे 400 रुपये लेना है। तो अकाउंट इस तरह क्या होता है, सभी के साथ क्या होता है, रिलेवेंट होता है। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट मेरा आता है
अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अकाउंट समझने के लिए बहुत ही ईजी है, ये कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको इसके सभी कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं, अगर आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर हो जाते हैं, तो आपको अकाउंट्स बहुत ही ईजी वे में मालूम पड़ जाएगा। और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है कि आप विथ इन 7 डेज अगर एक वीक प्रॉपर वे में देंगे तो आपको अकाउंट्स के सभी कंसेप्ट मालूम पड़ने लगेंगे। क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है डेटर्स, कैपिटल, ड्राइंग, सभी चीज़ें आपको एकदम ईजिली वे में मालूम पड़ जाएगी। और अगर आपने प्रॉपर वे में अकाउंट अगर बना के रखा हुआ है तो उसकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ईजी वे में आपको मालूम पढ़ने लगेगा। ओके, एंड फोर्थ वन आता है कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी यानी क्या, हमको अकाउंट को अगर हमको किसी के साथ कंपेयर करना हो, जैसे कि मैंने आपको जो पहले ही बोला होता कि अगर पास्ट के साथ मुझे अगर मेरे अकाउंट को कंपेयर करना हो कि भाई 2014 में मेरा प्रॉफिट कितना था, 2015 में मेरा प्रॉफिट कितना है, 2017 के कंपैरिजन में मेरे को 2014 में कितना लॉस हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, अगर आपको किसी भी ईयर का कंपैरिजन करना हो तो आप अकाउंट से ईजी वे में उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है ये भी आपको? चलिए, उसके अलावा एक टॉपिक मेरा लास्ट आता है यहाँ पर, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो अकाउंट्स को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, उसके अंदर कुछ कुछ दिए हुए मुझे। पहला आता है मैनेजमेंट है, दूसरा शेयर होल्डर है, तीसरा है पोटेंशियल शेयर होल्डर है, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अथॉरिटी है, कस्टमर है, फॉरेन एंटरप्रेन्योर हैं। उसके अलावा हमको रेगुलेटरी बॉडीज़ है, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, रिसर्चर एनालिस्ट हैं, गवर्नमेंट है, यानी हर एक सेक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स का यूज़ कर रहे हैं। यानी ये सब आप लोग जब चीज़ें आप लोग जब मैं एक बार एंटर होंगे अकाउंट्स के अंदर तो आपको हर एक चीज़ मालूम पड़ने लगेगी कि अकाउंट्स का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। तो अकाउंट्स का यूज़ हर एक सेक्टर में हो रहा है। एज अ मैनेजमेंट सेक्टर आप ले लो, बैंकिंग सेक्टर ले लो, आप गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, एम्प्लॉयज़ के लिए ले लो, क्रेडिटर के लिए ले लो, शेयर होल्डर ले लो। आप शेयर आप लोग पढ़ने वाले में आपको लेक्चर लेने वाला हूँ पूरा शेयर होल्डर के बारे में कि किस तरह शेयर होल्डर मेंटेन होते हैं, वो सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोगों को इतने लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक्स आज कैरी करवाए, आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अकाउंट्स की कुछ टर्मिनोलॉजी, अकाउंट्स की कुछ डेफिनेशन, जिसके अंदर आपको क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैपिटल, ड्राइंग, परचेज, सेल, ये सब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलिए, टिल देन बाय एंड टेक केयर।